हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेकर आए हैं उनका जो षष्टम पेपर होता है हिंदी का, उसके पेपर का सोल्यूशन। इससे पहले हम आपको दे चुके हैं हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, साइंस का। इन 3 पेपर्स के सोल्यूशन आपको पहले भी दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां जाके आप वो वीडियोज देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर्स के भी सोल्यूशन दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्न पत्र की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये जो हिंदी का पेपर है वो आपका 2017 बैच के जो पेपर हुए थे तृतीय सेमेस्टर के, उन पेपर का सोल्यूशन है। तो ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। हमें एक रचना दे रखी है, क्या है नाम उसका? परशुराम की प्रतीक्षा। और पूछा गया इसके रचनाकार कौन है। आपका पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो आपकी जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। हमारे पास शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रत्येक। आज में हमसे पूछा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। आपका ऑप्शन पहला है प्र, ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 3 है प्रति और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है एक। तो देखिए, प्रत्येक शब्द में जो आपका उपसर्ग लगा है उस पर आपका ऑप्शन नंबर 3 है सही, प्रति। ये देखिए क्या होता है, जो प्रति होता है शब्द, ये प्रति और धन जब एक ये बन के बनाया जाता है तो इसमें आपके ई होती है। ई के बाद जब कोई विसर्ग आता है आपका, जब हम ये आपकी एक संधि होती है और उसी संधि के हिसाब से ई और ये मिलके ये आपके बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? या। तो इसी हिसाब से ये आपका ये उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन रखे हैं 4, उसमें में बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का जो वर्ण है वो शब्द है वो देखना है। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है ज्येष्ठ, दूसरा दे रखा है ज्येष्ठ, तीसरा जेठ और चौथा ज्येष्ठ। तो आप में जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। वो कौन सा है? ज्येष्ठ। जो शुद्ध ज्येष्ठ वर्ण होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ज्येष्ठ। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में एज इट इज, जैसे संस्कृत में ऐसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन दे रखा है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा दे रखा है संकर और चौथा दे रखा है देशज। तो आपके जो संस्कृत के जो वर्ड है और जो सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है बिल्कुल। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या है? हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, उसमें पूछा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। पहला दे रखा है छ, दूसरा त्रा, तीसरा ज्ञा, उसके बाद री। तो आपके देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके छ, त्रा, ज्ञा और एक ये स्रा। और इसमें आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। कौन सा? री। ऋषि ये जो होता है एक स्वर में आता है और ये जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बात करते हैं आपके अतिलघुत्तरीय सेक्शन में पहले प्रश्न की। अतिलघुत्तरीय सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बिजली तथा पुष्प शब्द में 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या हमें 2 शब्द दे रखे हैं, पुष्प तथा बिजली, उसके हमसे पर्यायवाची पूछे। हिंदी के पेपर आपका बहुत ही ज्यादा आसान आता है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखते हैं पहला क्या रखता है, पुष्प। पुष्प के अगर हम पर्यायवाची लिखे एक तो हम फूल ही जानते हैं, इसके अलावा क्या कह सकते हैं? कुसुम। ये हो गया आपके पुष्प के पर्यायवाची। बिजली के देखें, बिजली का एक हो गया चपला, एक हम विद्युत भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके पर्यायवाची शब्द पुष्प तथा बिजली के। पुष्प का क्या होता है? आपने फूल और कुसुम, और बिजली के आपके पास हो जाता है चपला और विद्युत। इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जीवन निर्वाह तथा वीणा वाद्य में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। क्या है? जीवन निर्वाह
और वीणावादी, दो शब्द दे रखे हैं। इसमें हमें समास बताना है। तो देखिए जीवन निर्वाह, इस शब्द का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, जीवन का निर्वाह। जीवन निर्वाह मतलब जीवन का निर्वाह। यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह का उपयोग होता है। कारक चिन्ह का जो उपयोग होता है वो कहाँ में होता है, आपका तत्पुरुष समास में। कहाँ में, तत्पुरुष समास में। अब दूसरा आपका दे रखा है वीणावादिनी, मतलब वीणा को धारण करने वाली अर्थात वीणावादिनी मां सरस्वती। तो इसमें आपके पास कौन सा समास आ जाएगा, इसमें आपके पास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है एक हमें मुहावरा दे रखा है, उसका हमें अर्थ स्पष्ट करते हुए एक वाक्य प्रयोग करना है। तो वो मुहावरा हमें क्या दे रखा है, आग बबूला होना। क्या दे रखा है, आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थात क्या होता है, मतलब अत्यधिक गुस्सा होना। क्या होना, अत्यधिक गुस्सा होना। अगर हम इसका कोई वाक्य प्रयोग करते हैं तो कोई भी वाक्य देख सकते हैं, जैसे कि मोहन को देख के राम आग बबूला हो गया। क्या, मोहन को देख के राम आग बबूला हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। इसके बाद एक आपका अलग क्वेश्चन है कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए क्या होता है अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी वाक्य में, किसी शब्द में अक्षरों की जो आवृत्ति है वो बार बार होती है, एक ही अक्षर जो है वो बार बार रिपीट होता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे आप कह सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। क्या है उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे देखिए सारे वर्ड जितने भी शब्द हैं, समझो जो पहला शब्द है रा, बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से क्या आ गया, जो आपका ये एग्जाम्पल है ये आपका कहा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। क्या है, हमारे पास दो शब्द दे रखे हैं, शब्द क्या दे रखे हैं आपके पास, दो उपसर्ग दे रखे हैं, उप और प्रति। इन दोनों से जोड़ के दो दो शब्द बनाने हैं। इसके उप के बाद क्या बना सकते हैं, उपकार। और क्या हो सकता है, एक शब्द हो गया आपके पास उपकार। इसके अलावा अगर हम बात करें और दूसरे शब्द की तो उप से क्या बना सकते हैं, एक आपका हो गया उपरोक्त। इसके बाद अगर हम प्रति शब्द की बात करें तो प्रति से अगर हमने बना दिया तो एक हमने बना दिया प्रतिमान और एक बना दिया हमने प्रतिकार। दो उपसर्ग हमारे पास दे रखे उप और प्रति। काफी ज्यादा आसान होता है इनसे क्वेश्चन का आंसर देना। केवल उपसर्ग से आपको शब्द बनाने होते हैं। आप कोई भी शब्द अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बस शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए बस। अब चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 अतिलघुत्री सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास हर साल लगभग एग्जाम में रिपीट होता चला आ रहा है। आपके पास थर्ड सेमेस्टर के पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में भी पूछा था। तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो कहा जाता है किसे, हमारे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो देखिए ये हो गया आपके अतिलघुत्री सेक्शन के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों की। तो लघु उत्तरी के सेक्शन में आपका पहला प्रश्न दे रखा है, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य लिखिए। क्या है, भाषा कौशल के दो उद्देश्य पूछे। पहले आप तो कौशल पूछे और किन्हीं दो के उद्देश्य। तो देखिए भाषा कौशल के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कौशल होते हैं, स्किल होते हैं आपके सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। क्या होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। और इनमें आप किसी दो के भी उद्देश्य लिख दिए। तो जो सुनना होता है आपके पास ग्रहणात्मक कौशल होता है, इसके थ्रू आप जो भी नॉलेज है वो गेन करते हैं, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और क्या होता है आपका बोलना जो होता है वो आपका एक तरीके से किसी चीज को जब अपनी क्या कह सकते हैं, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। किसी भी चीज को इसका जो उद्देश्य होता है अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाना। और जो आपका सुनना होता है इसका उद्देश्य होता है कि दूसरे नॉलेज को अपनी ओर ग्रहण करना। तो ये आपके ये होगा इनके उद्देश्य। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का आती
जिस क्रिया में इस व्याप्त का ज्ञान हो कि जो करता है वो काम स्वयं नहीं कर रहा है। क्या है? ऐसी क्रिया जिससे इस बात का बोध हो कि जो करता है वो काम स्वयं नहीं कर रहा है, जबकि बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसी क्रियाओं को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हमने क्या कहा, हमारे पास एक क्रिया है पढ़ना, लेकिन ये क्रिया है जो हम स्वयं कर सकते हैं। अगर हम इसी में इस क्रिया को लिखते हैं पढ़वाना, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, पढ़वाना। इससे पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो शिक्षक स्वयं नहीं कर रहा है, बल्कि जैसे क्लास में हम बच्चों से कह देते कि तुम किताब पढ़ो या तुम किताब पढ़ो, तो हम किसी बच्चे से किताब पढ़वा रहे हैं। मतलब क्या है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं वो किसी दूसरे को प्रेरित करके उससे पढ़वा रहे हैं, उससे क्रिया करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्या होती है? लिखवाना। इस तरीके से जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें पास दे रखा है कि किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। क्या है? किसी भी एक फेस्टिवल पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति लिखना। काफी इजी सा क्वेश्चन है, बचपन से निबंध लिखते चले आ रहे हैं। निबंध नहीं लिखना, केवल आपको 4-5 लाइन में स्वतंत्र अभिव्यक्ति देनी अपने शब्दों में। आप कोई भी त्योहार उठा के दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या है? भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व क्या था? सबसे पहली बात है, जो मौन वाचन होता है उसमें जो पढ़ने की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, द्रुत गति से लोग पढ़ते हैं। और जो हम लोग सस्वर वाचन की अपेक्षा जो मौन वाचन में जो कंटेंट पढ़ते हैं वो ज्यादा जल्दी खत्म कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। दूसरी बात क्या होती है? मौन वाचन से आसपास के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती। आप धीरे धीरे अपने मन में पढ़ रहे हैं, पड़ोस में कोई भी बैठा उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, वो भी तो अपना बैठ के पढ़ सकता है, मौन वाचन कर सकता है। और क्या होता है कि आपके जो मौन वाचन में कंटेंट हम पढ़ते हैं या याद करने की जो स्पीड होती है वो सस्वर वाचन से ज्यादा होती है। या हम कह रहे हैं जो सस्वर वाचन में जो चीजें हम याद करते हैं या पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा अगर हम मौन वाचन में करते हैं वो ज्यादा अधिक स्थायी होती है और दिमाग में गहराइयों तक जाके उनको बस जाती है। तो ये हो गया आपके मौन वाचन के महत्व। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास कि लोकोक्ति तथा मुहावरे दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर लोकोक्ति की या मुहावरे की, तो जैसे मुहावरा जो होता है वो किसी वाक्य का एक अंश होता है। क्या होता है? मुहावरा है किसी सेंटेंस में बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था क्या कि राम को मोहन को देखकर राम आग बबूला हो गया। तो पूरे सेंटेंस में आग बबूला हो गया जो बात थी, जो मुहावरा था वो बीच में आया था। लेकिन लोकोक्ति जो होती है, लोकोक्ति किसी वाक्य का अंश ना होकर एक पूरा संपूर्ण वाक्य की तरीके से ही होती है। तो जैसे हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लोकोक्ति बोल देते हैं, जैसे कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो इस तरीके के जो हम लोग वाक्य बोलते हैं वो उसमें देखिए शुरू से लेके अंत तक पूरी एक लोकोक्ति होती है, वाक्यांश नहीं, जबकि पूरा का पूरा वाक्य ही होता है जो लोकोक्ति होती है। लेकिन जो मुहावरा होता है आपका वो किसी वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है जो वाक्य को प्रभावी करने के लिए उसमें हम लगा कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या है? मुहावरा जो होता है, मुहावरा का जो उपयोग है वो वाक्य के अर्थ में चमत्कार पैदा कर देता है। लेकिन जबकि जो लोकोक्ति होती है वो चमत्कार पैदा करने के उद्देश्य नहीं बल्कि पूरी वाक्य को पुष्ट कर देती है एक लोकोक्ति ही। उसके लिए अलग से हमें किसी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने लिए अपने आप में ही पूर्ण होती है। या हम ये कह सकते हैं वाक्य जो मुहावरा होता है वो अपने आप में अपूर्ण होता है, बिना वाक्य के उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जैसे लोग जो हमारे मुहावरे होते हैं वो लगभग हर एरिया में उसी तरीके से चलते हैं, लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं वो किसी स्थान विशेष के हिसाब से या स्थान की जो भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज, उस तरीके से लोकोक्तियां अलग अलग लोग अपने अपने स्थान पर बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपके लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। एक अंतर और भी हो जाता है, जैसे जो मुहावरा होता है वो वाक्य में समा जाता है, लेकिन आपकी जो लोकोक्ति होती है वो वाक्य में समाती नहीं, जबकि लोकोक्ति क्या होती है खुद का एक स्वतंत्र वाक्य ही होती है आपकी जो लोकोक्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए, चिन्ह जो है आपने पढ़े होंगे अपनी बुक्स में, काफी बार हर सेमेस्टर में पढ़ते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या आता है कि जब वाक्य में हर्ष, घृणा या आश्चर्य ऐसे शब्दों का जब बोध होता है तो उस वाक्य में हम एक चिन्ह लगाते हैं इस तरीके का। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, और इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो क्या हो जाता है
जैसे काश, काश मैं वहां होता। तो इस तरीके के जो देखो वाक्य होते हैं, इनमें जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक मतलब जहां से घृणा उत्पन्न होना, हर्ष या थोड़ा उत्साह, कुछ मतलब एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी क्रिया टाइप का कुछ होता है, तो वहां पे इस तरीके के वाक्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की। लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपका इस वीडियो का, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों का पर प्रकाश डालिए। क्या है मौखिक अभिव्यक्ति का, क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए आपके मौखिक उद्देश्य, अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होता है कि व्यक्ति में, जैसे कि मैं आपके सामने अभी पूरा पेपर है मौखिक अभिव्यक्ति में पूरा कर दिया, तो इसका मतलब क्या, आपके अंदर बोलचाल की लिए भाषा का विकास करना, शब्दों का विकास करना, आपके शब्द भंडार में वृद्धि करना, और क्या हो सकता है जैसे बोलचाल की भाषा से आपको तर्क की करने की भी जो शक्ति होती है वो प्रदान होती। जब आप अच्छे से बोलना सीख जाएंगे तो लोगों के साथ तर्क या वाद विवाद में भी बैठ सकते हैं। वाद विवाद और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। जब तक आपको मौखिक अभिव्यक्ति नहीं आएगी आप वाद विवाद करने में असमर्थ रहेंगे। अपनी बातों को मतलब निर्भीक रूप से दूसरों के सामने में रखने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से जो मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि, नॉलेज में वृद्धि, आपको तर्क संगत तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, और सारे आपके बहुत ही सारे जो उद्देश्य हैं वो हो सकते हैं इसके अलावा भी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका हिंदी का पेपर और इसका हमने बता दिया आपको पूरा सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।